वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी के 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप बीए के सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आपको जियोग्राफी पढ़ना है, तो आपको जियोग्राफी में मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन जियोग्राफी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले 2 लेक्चर्स मैंने क्वेश्चन पेपर के एक 2021-22 का, एक 22-23 का, एक 24 इनका सॉल्व कर दिया है। ये आपका है 2025 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये 2026 और 27 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 2026-27 का मॉडल पेपर के तौर पर मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला चल रही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अप्रैल मई में आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में हैं, जैसे बिहार विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, एमजे प्यारू बरेली रोहलखंड मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, और इसके अलावा माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। इन सभी की परीक्षा में जो परीक्षा अगर ऑब्जेक्टिव होती तो आपके लिए लेक्चर पूर्ण रूप समर्पित है। वैसे सभी विश्वविद्यालय की परीक्षा आपकी बार ऑब्जेक्टिव होने वाली है, एक आध दो को छोड़ करके, बाकी सभी ऑब्जेक्टिव करवाने के पूरे चांसेस हैं। तो उसके लिए एक बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहाँ पर आपको इससे पहले वाले 1 या 2 लेक्चर आपको यहाँ पर को करिकुलर मास्टर चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके वहाँ पर वीडियोज़ देख लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल है, आपका ही चैनल है, शुक्ला स्टडी पॉइंट का एक भाग है। सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है? जनसंख्या की वृद्धि जो है सबसे अधिक किस महाद्वीप में है? रिपीटेड क्वेश्चंस आप देखेंगे, पिछले 3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, उन सभी से बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीटेड हैं, फंसे हुए क्वेश्चंस हैं। तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है बेटा? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जो है जनसंख्या की वृद्धि जो है वो मापी गई है, अफ्रीका महाद्वीप में। वर्तमान आंकड़ों के अगर अनुसार देखेंगे तो जन्म दर जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जनसंख्या की वृद्धि दर जो है सबसे अधिक जो है बढ़ रही है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, मर कम रहे लोग, पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शहरी बस्ती की विशेषता है? शहरी बस्ती की विशेषता प्राथमिक व्यवसाय का प्रभुत्व, ये गांव में होता तो ये तो नहीं होगा। उच्च जनसंख्या घनत्व, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या बहुत घनी आबादी में रहती है शहरों में, ये इसकी विशेषता है। कृषि मुख्य आजीविका होती है, ये गाँव की, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कम जनसंख्या घनत्व, ये भी गाँव में होता है। उच्च जनसंख्या वाला घनत्व जो होता है ये कहाँ पर होता है? शहरी बस्ती में होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सरल प्रश्न होंगे, लेकिन आप जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर को तो सरल आपको लगेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तीसरा नंबर, जनसंख्या के वितरण को कौन सा भौगोलिक कारक जो है वो प्रभावित नहीं करता है? निर्जाति, निर्जाति जो होती, जिसको रेस यानी प्रजाति कहते हैं, प्रजाति जो होती जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करती, जबकि जलवायु प्रभावित करता है। जलवायु अगर बदल गया, क्लाइमेट बहुत गर्म हो गया, बहुत ठंडा हो गया, तो वहाँ से लोग भाग जाते हैं। मिट्टी कैसी है, पानी की उपलब्धता, ये सब जो होती लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मोटिवेट करती है, या फिर जो है बुलाती, आकर्षित करती है। चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पलायन को बढ़ावा देने वाला कारक नहीं है? इनमें से पलायन को बढ़ावा देने वाला कारक इनमें से कौन सा नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पलायन को बढ़ावा देने वाला कारक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो होगा, देखिए, जलवायु जो है पलायन को बढ़ावा देती है, बिल्कुल देती है। बेरोजगारी के लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पलायन करते हैं। महामारी की वजह से भी लोग भाग जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों जो है पलायन को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। जबकि रोजगार के अवसरों की प्रचुरता, अगर जहाँ पर रोजगार खूब अच्छी मात्रा में रहेगा, वहाँ से लोग पलायन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। यानी यही कारक है जो कि पलायन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी पलायन के लिए जलवायु, बेरोजगारी और महामारी, इन तीनों की वजह से लोग जो है अपने स्थान को छोड़ करके, अपने घरों को छोड़ करके बाहर जा करके आजीविका जीवन के लिए जो है करते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है ग्रामीण बस्तियों का वृत्ताकार स्वरूप किसके पास पाया जाता है? वृत्ताकार स्वरूप जो होता है यानी कि कहाँ पर की बस्ती जो है एकदम गोल गोल बसी रहती है। रेलवे लाइन के किनारे रेलवे लाइन सीधी सीधी होती तो उसके किनारे जो बस्ती होगी वो एकदम से रेखीय प्रतिरूप में होगी, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगला आपका दिया हुआ तो ये नहीं होगा। जल निकाय, जल निकाय होगा क्या? जल निकाय, बिल्कुल जल निकाय जो होता है देखिए सड़क नेटवर्क के साथ भी रेखीय प्रतिरूप होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा जल निकाय। वाटर बॉडीज यानी जैसे वाटर बॉडीज मतलब जल निकाय मतलब होता है जैसे झील, किसी झील के आसपास का जो इलाका होता है एकदम से गोलीय वृत्ताकार बसा होता है। किसी तालाब के किनारे का एरिया आप देखते हैं तालाब, ठीक है, तालाब के आसपास का इलाका जो होता है वो भी, ठीक है, तो इन सभी बस्ती का आकार गोल या वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? व्हिच आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज? जनसंख्या घनत्व घनत्व के मतलब जनसंख्या परिवर्तन के घटक। देखिए जन्म दर से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, बिल्कुल। जन्म दर ज़्यादा हो जाती जनसंख्या ज़्यादा हो जाती, कम हो जाती कम हो जाती। मृत्यु दर अगर कम हो गई जनसंख्या बढ़ जाती है, मृत्यु दर ज़्यादा हो गई जनसंख्या घट जाती, तो ये भी जरूरी। पलायन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं, तो इससे भी जनसंख्या परिवर्तन में ये सभी घटक जिम्मेदार होते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। उपरोक्त सभी, जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। प्रश्न, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? व्हिच लैंग्वेज इज मोस्ट स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड? देखिए दुनिया भर में सबसे अधिक मात्रा में जो जनसंख्या मतलब की जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दुनिया भर में सबसे अधिक मात्रा में पहले तो अंग्रेजी बोली जाती थी, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो अंग्रेजी हो गई है। ठीक है, पहले जो है मंदारिन यानी चीनी भाषा बोली जाती थी पहले, फिर उसके बाद में हिंदी बोली, यानी कि पहले चीनी, फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी का नंबर आता था। लेकिन अब क्या है, सबसे नंबर 1 पर भाषा कौन सी चली गई है? अंग्रेजी। अंग्रेजी दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में लोग बोलते हैं अब। ठीक है, और उसके बाद में फिर दूसरे नंबर पर मंदारिन अब हो गया है, और हिंदी जो है तीसरे नंबर पर आ गया है। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो पूछे जाने का मतलब अगर आप देखेंगे वर्तमान के हिसाब से मैंने बताया हुआ है, नहीं तो पहले जो था मंदारिन ही इसका करेक्ट आंसर लगता था, लेकिन अब अंग्रेजी लग सकता है, क्योंकि बदल गया है सिस्टम थोड़ा सा। जैसे कि भारत मतलब दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश सबसे बड़ा भारत बन गया है, पहले चाइना था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है भारत की एक जनजाति इनमें से कौन सी है? 8वां नंबर, भारत की जनजाति संथाल जनजाति जो है भारत में रहने वाली जनजाति है। जबकि आप देखते हैं सेमांग वगैरह जो हो गई, सेमांग, एस्किमो, पिग्मी, ये सब जो है सेमांग मलेशिया में पाई जाती जनजाति, एस्किमो आर्कटिक जो है महाद्वीप जो है वहाँ के इलाकों में पाई जाती है एस्किमो जनजाति, और पिग्मी जो है अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है। जबकि संथाल जो है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास के इलाकों में अपने भारत में ही पाई जाती हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है अंडमान की जनजातियां हैं, अंडमान में जो जातियां रहती हैं उसका नाम क्या है? जारवा जनजाति जो है अंडमान में निवास करती, जारवा जनजाति। ठीक है, एक प्राचीन जनजाति है। इसके अलावा ओंगे और सेंटिनली भी वहाँ की जनजातियां हैं। भील और संथाली मुख्य रूप से भारत की जनजातियां हैं, मतलब भारत की मुख्य भूमि से जनजाति हैं। जबकि आप देखते हैं जो आपका ये है क्या नाम है, ओंगे हो गया, सेंटिनली हो गया, जारवा जनजाति हो गई, सब अंडमान जो है द्वीप जो है वहाँ पर रहती हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जानते हैं? ये आपका भारत हो गया, यहीं पर आपका अंडमान है ये। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी इलाके में रहती हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से, वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। 10वां नंबर, वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे कम है उसका नाम है यूरोप। यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या दर सबसे कम है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। यूरोप में जन्म दर बहुत कम है और आबादी बुजुर्ग हो रही है, जिसके कारण से वहाँ की प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया में सबसे कम है। ठीक है, यूरोप में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक चीज़ समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है यानी कि पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, देखिए आपके जियोग्राफी के कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपको ऑब्जेक्टिव वाले, ऐसे ही अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी के आपको प्रैक्टिस सेट 4-4 5-5 प्रैक्टिस सेट लिखने वाले और ऑब्जेक्टिव वाले सबके मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के तो क्वेश्चन पेपर पिछले कई सालों के साल पेपर में, जैसे ये आपका तीसरा चौथा वीडियोज मतलब आपका जैसे कि तमाम सारे जितने वीडियोज़ आपके अवेलेबल होंगे यूट्यूब पर, चाहे को करिकुलर मास्टर पर, चाहे इस पर, चाहे BA करिकुलर पर, सभी के जो है प्रैक्टिस सेट PDF नोट जो होंगे आपके वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, हिस्ट्री का, तो आप सभी को जुड़ना चाहिए। सभी विश्वविद्यालय के लिए मैं पढ़ाता हूँ। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। ठीक है, क्या SMS करेंगे आप? अपना नाम SMS कर दीजिएगा,
अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस लगेगा आपका। 100 रुपये फीस में आपको क्या-क्या मिलेगा बेटा? सब कुछ मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि को-करिकुलर का यानी को-करिकुलर के कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। को-करिकुलर में जो भी आपका शामिल होगा उसके कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट की व्यवस्था मैं करूँगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको घबराना नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। माइनर का पेपर होगा नहीं, केवल मेजर का पेपर होगा। मेजर में 2-3 पेपर जो है सभी के मिल जाएँगे। जैसे आप एक सब्जेक्ट की सीरीज़ खरीदते हैं तो कम से कम आपका 60 रुपया व्यय होता है और अब अगर आप 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज़ खरीदें कम से कम 300 रुपये आपके खर्च होते हैं। लेकिन जब आप हमसे जुड़ जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएँगे और साथ ही साथ में पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस ग्रुप का, इस कोर्स का पीडीएफ नोट्स की ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा में जो बहुत ही हेल्पफुल करेंगे और आपको बता दूँ कि सीधे तौर पर क्वेश्चंस परीक्षा में आएँगे, कहीं से लाग लपेट की बात नहीं। मतलब कि जो मैं बताता हूँ सारे प्रश्न आएँगे और मैं समझा करके आपको बताता हूँ, 1-2 वीडियो देख लेंगे, बाकी प्रैक्टिस सेट अपने आप सॉल्व कर पाएँगे। तो ये क्या होगा कि आपको एक मौका मिलेगा कि अपने पेपर को पहले से देखने का कि ऑब्जेक्टिव पेपर कैसा आता है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे करना है, बहुत ही आराम से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है और ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में नंबर पूरे के पूरे आपको मिलते हैं, यानी कि 100 में से 100 नंबर आपको मिलेगा, कोई नंबर कटता नहीं इसमें, ये बात ध्यान रखेंगे। एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर और थर्ड यानी एक साथ जो बच्चा 2 सेमेस्टर का जॉइन करता है, यानी 1 साल तक का फीस जमा करता है, उसकी फीस जो है वैसे 2 सेमेस्टर की फीस जो है 200 रुपए होती है। एक सेमेस्टर की 100 रुपए, दूसरे सेमेस्टर की भी 100 रुपए, 200 रुपए हो गए। लेकिन जब आप एक साथ ही फीस जमा करेंगे तो आपका 50 रुपए छूट है जिस समय, ठीक है? मात्र 150 रुपए फीस में सेकंड सेमेस्टर पूरा और पूरा थर्ड सेमेस्टर आपको मिलेगा उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की पूरी तैयारी और लिखित दोनों की मिलेगी और थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएँगे तो आपकी परीक्षा लिखने वाली आएगी, तो उसके लिए एक बेहतर अंदाज में तैयारी होगी। तो इस तरीके से आपके लिए बड़ी बेटर तैयारी मैं करवा रहा हूँ, तो फटाफट से फीस जमा कर दीजिए। जैसे फीस जमा करेंगे आपको जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। गर्ल्स ग्रुप, बॉयज़ ग्रुप अलग-अलग है, कोई इश्यू नहीं है। आप फीस खुद भी जमा कर सकते हैं, आपके घर में कोई चलाता है ऑनलाइन माध्यम, उससे भी आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है? जुड़ जाएँ, देर ना करें, चूँकि आप सीरीज़ खरीदते हैं तो आपका पैसा भी खर्च होता है, किताब खरीदते तो भी, तो ऐसे आप 100 रुपए अगर लगा देंगे तो आपका बड़ा फ़ायदा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, पर्यावरण नियतिवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? पर्यावरण नियतिवाद की अवधारणा फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण नियतिवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई बेटा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण नीतिवाद मतलब पर्यावरण नियतिवाद, इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म की अवधारणा दी गई है किसके द्वारा? फ्रेडरिक रेडजल और उनकी शिष्या थी कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल। रेडजल जो थे बेटा, ये जो है बड़े विद्वान हैं और ये जनक माने जाते हैं पर्यावरण नीतिवाद विचारधारा को देने के लिए, ठीक है? और एलन चर्चिल सेम्पुल जो रही हैं उनकी शिष्या थीं, अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं ये, इन दोनों ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सभ्यता की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? सभ्यता की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई थी बेटा? देखिए, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो सभ्यता की शुरुआत सबसे पहले सिंधु घाटी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, तो भारत में जो है सबसे पहले सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, भारत में, इंडिया में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। चूंकि विकल्प में भारत दिया हुआ है, मेसोपोटामिया दिया नहीं, तो इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता यानी भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कपड़े, सूती कपड़े जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। किस जलवायु क्षेत्र के लिए? सूती कपड़े जो गर्म इलाके होते हैं वहां के लिए पहने जाते हैं। जैसे गर्मी में सूती वस्त्र पहनना बड़ा इंपॉर्टेंट और ठंडा रखता है आप शरीर को, पसीना भी सोख लेता है, इसलिए गर्मी के महीने में खास करके जो उष्ण कटिबंधीय इलाका होता है, गर्मी का क्षेत्र, वहीं पर इसको पहना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इग्लू आर यूज्ड बाई, इग्लू का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? इग्लू जो होता है बेटा, एस्किमो जनजाति जो होती है उसका एक घर होता है। अलास्का और कनाडा के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और उसी ठंडी से बचने के लिए बर्फ के ब्लॉक से बने घर होते हैं। अंदर से आप देखते हो उसमें जो है चमड़ा वगैरह लगा करके बढ़िया से बनाते हैं, मतलब बाहर से एकदम से पूरा मतलब कि अंदर से गर्मी पैदा करता है, बाहर से बर्फ से ढका होगा लेकिन अंदर से एकदम गर्मी पैदा करेगा, वो ऐसा घर बनता है, एस्किमो जनजाति के लोग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इग्लू नाम का घर, उसको इग्लू कहते हैं। बर्फ का ऐसे एकदम से ऐसे बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा इसमें ऐसे गड्ढा रहता है, ये इग्लू टाइप का बन जाता है। इसे ऊपर से पूरा एकदम से घेरा रहेगा, बीच में थोड़ा सा ऐसे गोला बना करके गड्ढा बनाएंगे ताकि यहाँ से घुस सकें और बाकी सब इसका जो है ढका हुआ रहता है। इग्लू यही होता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो दोस्तों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियां 15 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे।
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पाई जाने वाली जनजातियां इनमें से कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खास करके गोंड जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोंड गोंड जनजाति की अगर बात करिए बेटा, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जैसे महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, इन सभी इलाकों में थारू जनजाति मुख्य रूप से तराई के क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन गोंड जनजाति जो है इधर इलाकों में पाई जाती है, गोंड जनजाति। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड के आसपास उत्तर में आपको थारू जनजाति मिलेगी। 16 नंबर क्वेश्चन से बांग्लादेश में भारत में प्रवास के मुख्य तरीके कौन से हैं? देखिए, बांग्लादेश से जो भारत में प्रवास हो रहा है, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग जो है अवैध रूप से भारत में भाग आ रहे हैं। अवैध सीमा पार प्रवास इसमें सबसे अधिक मात्रा में है। सीमा चूंकि उतना ज़्यादा है, वहाँ पर सिक्योरिटी रहती नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा लंबी सीमा है और कई जगहों पर खुली सीमा है, जहाँ से जो है अवैध प्रवास जो है हो जाता रहा है, और समुद्रों के माध्यम से मछली पकड़ने के माध्यम से भी प्रवास हो जाता है कभी कभी। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एशिया में सबसे अधिक विकास दर वाला शहर कौन सा है? 17 नंबर, एशिया में सबसे अधिक विकास दर वाला जो शहर है वो है टोक्यो। ठीक है, टोक्यो की बात की, एशिया की बात की जा रही है, सबसे अधिक विकास दर वाला शहर, सबसे अधिक विकास दर वाला शहर जो है वो टोक्यो रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया में टोक्यो जो है नंबर 1 में। ऐतिहासिक रूप से टोक्यो बहुत विकसित है, लेकिन यदि प्रश्न जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात की जाए, वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए, जनसंख्या वृद्धि दर के विकास की, तो ढाका लगेगा। लेकिन आरोबल विकास की बात की जाए डेवलपमेंट के तौर पर, तो उसमें आपका टोक्यो लगेगा, जापान का सिटी है ये। ठीक है, अगला बाकी कराची वगैरह तो एकदम से मतलब खत्मे की, कराची उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर कलकत्ता भी जो है ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है, लेकिन टोक्यो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन से, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है बेटा कौन सा? बिल्कुल राइट आंसर आपका वो है मुंबई शहर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई शहर की से बात की है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा महानगरीय शहर है, जहाँ जनसंख्या घनत्व और कुल जनसंख्या बहुत अधिक है। 19 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है, देशों में शहरीकरण की दर अन्य दुनिया की तुलना में अधिक है, कहाँ पर, कैसे देशों में? तो अल्प विकसित देशों में या विकासशील देशों में? अल्प विकसित या विकासशील देशों में क्या होता है बेटा, अनएम्प्लॉय मतलब कि अंडर डेवलपमेंट जो होता है, अल्प विकसित या जिसको आप कह सकते हैं विकासशील देश। ठीक है, वहाँ पर जो है रोजगार और बेहतर सुविधाओं की तलाश में गांवों से शहरों की ओर जो है लोग बहुत तेजी से भाग रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, 2030 तक कुल शहरी आबादी का 80% देशों में होगा, बताएं। 2030 तक कुल शहरी आबादी का 80% किन देशों में होगा? तो विकासशील देशों में लोग भाग करके जा करके रहेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार भविष्य में शहरी आबादी वाला सबसे बड़ा इस हिस्सा जो होगा एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में केंद्रित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, शहरीकरण की पहली लहर कहाँ से शुरू हुई थी? शहरीकरण की पहली लहर कहाँ से शुरू हुई थी बेटा? 21 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शहरीकरण की पहली लहर जो शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है, बहुत बढ़िया। शहरीकरण की जो पहली लहर शुरू हुई थी यूरोप महाद्वीप से शुरू हुई थी। कहाँ से? यूरोप महाद्वीप में औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं शताब्दी में, ब्रिटेन यानी यूरोप में। और दुनिया में आप देखते हैं शहरीकरण की पहली लहर जो है वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के आने से। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शब्द जो है शब्द आपका दिया हुआ है घीटो। ठीक है, घीटो किस ओर संकेत करता है? GHETTO, घेटो। घेटो शब्द जो है आमतौर पर उन शहरों या शहरों के उन हिस्सों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ किसी विशिष्ट अल्पसंख्यक समूह के लोग गरीबी या सामाजिक दबाव की वजह से घनी बस्तियों या झुग्गियों झोपड़ियों में रहते हैं, जो इसको आप एकदम से झुग्गी झोपड़ी कह सकते हैं जिसको। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंटी डाउन, झुग्गी बस्ती, कच्ची आबादी, तीनों कह सकते हैं इसी को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न, क्रांति ने शहर को जन्म दिया है, किस क्रांति ने? तो किस क्रांति ने? औद्योगिक क्रांति ने शहरों को जन्म दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति ने गेहूं और चावल उत्पादन को जो है बढ़िया बनाया है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, शहरों के विस्तार का मूल कारण क्या है? शहरों का विस्तार, शहरों के विस्तार का मूल कारण है कि शहरों में प्रवास हो रहा है। शहरों का विस्तार इसलिए हो रहा है क्योंकि शहरों में लोग जाकर के रह रहे हैं। ठीक है, गांव के क्षेत्र के लोग जो है बेहतर सुख सुविधा के लिए, बेहतर स्कूल के लिए, बेहतर जो है तो वहाँ पर लोग शहरों में जाकर के रहते हैं। ये एक प्रकार से इसलिए शहरों की जमीन बड़ी महंगी रहती है। ठीक है,
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है बेटा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका जो दुनिया का पहला ज्ञात शहर कौन सा है? 25 नंबर, दुनिया का पहला ज्ञात शहर है उरक। उरक शहर जो है दुनिया का सबसे पहला ज्ञात शहर है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक में पड़ता है, उसका उरक शहर दुनिया में सबसे प्राचीन ज्ञात शहरों में गिना जाता है। लगभग में 4000 से 3000 ईसा पूर्व में उरक शहर अस्तित्व में था, ऐसा माना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के लिए एक आकर्षक कारक नहीं है? बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के लिए एक आकर्षक कारक पुश फैक्टर या पुल फैक्टर नहीं है? देखिए, पानी की कमी, इसकी वजह से लोग कहीं पर प्रवास नहीं करेंगे। रोजगार के लिए लोग जाते हैं, चिकित्सीय सुविधाओं, अच्छी चिकित्सा सुविधा जहाँ पर मिलती है वहाँ पर जाकर के लोग रहते हैं, शिक्षा जहाँ पर अच्छी होती है वहाँ पर जाकर के लोग रहते हैं। तो ये सब माइग्रेशन का आकर्षक कारक हैं तीनों। जबकि पानी की कमी अगर कहीं पर होगी तो उसकी वजह से लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, वाटर शॉर्टेज जो होता है गाँव वगैरह में ठीक ठाक रहता है, मतलब वाटर वाटर खूब अच्छे मात्रा में रहता है, तो यहाँ पर वाटर शॉर्ट होता नहीं है। तो ये कोई कारण नहीं, बाकी इन तीनों की वजह से लोग जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन से बस्तियों का पैटर्न भारत के पठारी क्षेत्रों में की जनजातियों से संबंधित है, कौन सा? 27 नंबर, तो भारत में जो एक प्रकार से बस्तियों का पैटर्न है पठारी क्षेत्रों में बिखरा हुआ है, फैला हुआ है एकदम से। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। दुर्गम रास्तों और संसाधनों की कमी की वजह से पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों में दूर दूर तक पर घर बने होते हैं, जिनको प्रकीर्ण बस्ती या बिखरी हुई बस्तियां भी हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट को 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है बाबू। प्रश्न आपका आ चुका, उत्तरी पूर्वी भारत की जनजातियां हैं, इनमें से कौन सी? उत्तरी पूर्वी भारत की जनजातियां बोडो, बोडो जनजाति जो है उत्तरी पूर्वी भारत की जनजाति है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम में बेसिकली उत्तर पूर्व इलाका में असम पड़ता है, तो असम की जनजातियां बोडो, डोंगरी, मतलब कि बोडो, ये सब। ठीक है, अगला 29 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी के 2 मॉडल पेपर कम से कम आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व वैसे ही जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, भेड़ पालन का मुख्य व्यवसाय है, बताएं। 29 नंबर, भेड़ पालन जो है किसका मुख्य व्यवसाय है? तो गद्दी जनजाति के लोग जो है भेड़ पालते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर। गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश की एक चरवाहा जनजाति है, जो मौसमी प्रवास के लिए जानी जाती है। भेड़ बकरियां पालती है और जब मौसम सही रहता है तो फिर मौसम गड़बड़ होता है, फिर वहां से चले जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रोका में खेती के मुख्य प्रकारों में से एक है। रोका, रोका जो होता है ब्राजील में खेती के मुख्य प्रकारों में से एक है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। रोका जो है क्या होता है? स्थानांतरणशील कृषि को ब्राजील में रोका कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। ब्राजील में इसको हम रोका कहते हैं। ठीक है, ब्राजील में क्या कहते हैं इसको? ब्राजील में बेटा इसको रोका कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से, अलग अलग राज्यों में भारत के अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। किसको? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, जिसको आप कह सकते हैं स्थानांतरणशील कृषि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले जंगल को काटा जाता है, फिर जो है झाड़ियों में आग लगाई जाती है, पूरा साफ सफाई करके खेती करी जाती है। फिर जब उसकी उर्वरक क्षमता जो है उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद में उस स्थान को छोड़ करके व्यक्ति जो है दूसरे स्थान पर जाता है, फिर वही प्रोसेस करता है, काटता है, जलाता है, फिर उसके बाद में चीज़ें करता है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये काटते हैं चीज़ों को, जलाते हैं। तो काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको स्थानांतरणशील कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक स्थान पर खेती करते हैं, जब उस स्थान पर खेती करने की योग्य भूमि जो है वो नष्ट हो जाती है, तो दूसरे स्थान पर जाते हैं और खेती करते हैं, और उसके बाद में फिर उर्वरक क्षमता खत्म होती है, फिर दूसरे स्थान पर। तो इसलिए स्थानांतरणशील कृषि, क्योंकि इसमें स्थान जो होते हैं हमेशा बदलते रहते हैं। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें ना? तो इसलिए इसमें स्थान बदलते रहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। तो मैंने बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीज़ों को समझा दिया है, बहुत ही बेटर अंदाज में आपने चीज़ों को जाना। ठीक है, तो रोका जो होता है वो ब्राज़ील में इसी कृषि को रोका कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन से सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? तो बैंकिंग जो है सेवा क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं बेसिकली, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है, या सेवा क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, जबकि खनन या लकड़ी काटना जो हो गया, खनन हो गया, माइनिंग करना, लकड़ी काटना हो गया, ये सब प्राथमिक हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र हैं। विनिर्माण करना द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। क्लियर, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। कृषि करना, पशुपालन करना, ये सब प्राथमिक कार्य होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका जो झूमिंग खेती, अच्छा झूमिंग खेती भी स्थानांतरणशील कृषि को, काटो और जलाओ कृषि को ही झूमिंग कृषि भी कहते हैं। तो झूमिंग खेती जो है
कहाँ पर करी जाती है, तो ये वन आच्छादित पहाड़ियों पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है, पहाड़ी का इलाका है। उत्तरी पूर्वी भारत की पहाड़ियों पर जंगलों को जला करके जो कृषि करी जाती है उसी को झूमिंग कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या काटो और जलाओ खेती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्टेड हिल्स पर खेती करी जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। प्रश्न, खाना बदोश पशुपालन क्षेत्रों में किया जाता है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? 33 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि खाना बदोश पशुपालन, जिसको आप नोमैडिक हार्डिंग कहते हैं, किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, सेमी एरिड। खाना बदोश चरवाहे अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, और मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में होता है ये जहाँ खेती के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, जैसे सहारा का मरुस्थल हो गया, मध्य एशिया का अर्ध शुष्क भाग हो गया। वहाँ पर लोग जो है खाना बदोश पशुपालन करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, फिर वहाँ पर चारा पानी की तलाश में वो लगातार भटकते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भोटिया किस स्थान के आदिवासी हैं? भोटिया किस स्थान के आदिवासी हैं? तो भारत के आदिवासी भोटिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? भारत में रहती है। ठीक है, भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है, विशेष करके उत्तराखंड का इलाका हो गया, सिक्किम का इलाका हो गया, ठीक है, वहाँ पर जो है भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये लोग अक्सर ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि जैसे मौसम के हिसाब से इधर उधर जा करके रहते लगते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन से, पशुधन और मवेशी किस जनजाति का गौरव प्रतीक है? पशुधन और मवेशी, पशुधन और मवेशी की बात की है तो ये मसाई जनजाति के गौरव का प्रतीक माना जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी अफ्रीका, खास करके केन्या और तंजानिया में जो जनजाति पाई जाती है उसको मसाई जनजाति कहते हैं। ठीक है, तो इन जनजातियों के लिए मवेशी, मवेशी माने होता है गाय और बैल जो होता है उसी को मवेशी कहा जाता है। उनकी संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे बड़ा पैमाना बनता है मवेशियों का। मवेशी मतलब कि जिसके पास जितनी गायें होंगी, जितने बैल होंगे, जितनी भैंसें होंगी, वो उतना ही एक प्रकार से धनी माना जाएगा। जिसके पास जितने अधिक पशु हैं वह उतना ही धनी रहेगा, ऐसा जो है मसाई जनजातियों में माना जाता था। 36 नंबर, वैसे आप देखते हैं वैदिक काल में आर्यों के पास मतलब कि जो है पशुधन जो होता था, जो है वैदिक समाज में, ठीक है, वैदिक काल में जो गाय, जिसके पास जितनी गाय होती थी वो व्यक्ति उतना ही अमीर माना जाता था। गाय जो थी वो एक प्रकार से मुद्रा के रूप में काम करती थी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। ट्रांस ह्यूमेंस क्षेत्रों में किया जाता है, बताएं। ट्रांस ह्यूमेंस, जिसको आप ऋतु प्रवास कहते हैं, ट्रांस ह्यूमेंस क्षेत्रों में किस क्षेत्रों में किया जाता है? पहाड़ या घाटियों में होता है। पहाड़ी घाटियों में एक प्रकार से होता है, माउंटेन्स वैलीज में जो है इसी को ट्रांस ह्यूमेंस होता है, यानी कि ऋतु प्रवास कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें चरवाहे गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर के ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं और सर्दियों में बर्फ गिरने पर वापस घाटियों में लौट आते हैं। ये एक प्रकार से इनका सिस्टम होता है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है 37 नंबर, मछली पालन को किसके रूप में जाना जाता है? 37 नंबर, मछली पालन को किसके रूप में जाना जाता है? तो पीसी कल्चर के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, पीसी कल्चर। वैज्ञानिक तरीके से व्यावसायिक स्तर पर मछलियों के प्रजनन और पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। अच्छा, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, हार्टिकल्चर, बागवानी फसल उत्पादन करने को हार्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। ग्रिफिथ टेलर ने दुनिया में किस प्रकार की निर्जातियों की पहचान की है? ग्रिफिथ टेलर, 38 नंबर क्वेश्चन आप बताएं। ग्रिफिथ टेलर ने दुनिया में 7 प्रकार की मतलब की प्रजातियों के बारे में बताया है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया है। माइग्रेशन जोन थ्योरी नाम की थ्योरी दी है। उस थ्योरी के आधार पर मनुष्य की जो प्रजातियां होती हैं उनको 7 जो है भागों में बांटा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 भागों में बांटा है किसने? ग्रिफिथ टेलर ने। ये चीज आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसमें जैसे कि आप देखते हैं नार्डिक हो गया, या जो काले काले होते हैं वो, ठीक है, मंगोलाइड पीले होते हैं, अपने यहाँ के इंडो ऑस्ट्रेलियन, तो ऐसे तमाम प्रकार की प्रजाति होती है। तो चूंकि अलग अलग देखिए, आप देखते हैं, आप देखिए क्रिस गेल का चेहरा और लंबी शरीर और हट्टा कट्टा शरीर आप देखेंगे। वहीं पर आप देखेंगे रबाडा को आप देख लीजिए। वहीं पर आप ग्लेन फिलिप्स को देख लीजिए, न्यूजीलैंड के हैं। वहीं पर आप क्या नाम है, पैट कमिंस को देख लीजिए, उसका दूसरे तरीके का जो है भारतीय खिलाड़ियों की विराट कोहली और रोहित शर्मा को देख लीजिए, हार्दिक पांड्या को देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब अलग अलग जो है प्रजाति से आपको दिखाई पड़ेंगे। मतलब जैसे हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली एक जैसे दिखेंगे आपको, चूंकि ये इंडिया के हैं। अब चूंकि विदेशियों में आप खिलाड़ियों को ही देखते हैं, बाकी लोगों को देखते नहीं। आप जैसे
इंग्लैंड खिलाड़ियों को देखेंगे आप, देखिए उनका थोड़ा सा चेहरा अलग रहेगा, जैसे कि आप देखते हैं बिल जैक्स हो गया, ठीक है, हैरी ब्रुक्स हो गए, या फिर आपका देखते हैं क्या नाम है उसका, बेन स्टोक्स वो हो गया। तो ये सब लोग अलग टाइप के आपको दिखेंगे, ठीक है, और सब अलग अलग टाइप के ऐसे आप देखते हैं। तो मतलब कि कुछ काले दिखेंगे, कुछ गोरे दिखेंगे, कुछ गेहुआ दिखेंगे, कुछ पीले कलर के। अब चाइना वाले खेलते नहीं, नहीं तो पीले पीले दिखते हो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न आप देखो भैया, प्रश्न है संस्कृति और पर्यावरण के बीच संबंध को किसके संदर्भ में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। 39 नंबर, तो संस्कृति और पर्यावरण के बीच संबंध को हम लोग सांस्कृतिक पारिस्थितिकी कल्चरल इकोलॉजी के संदर्भ में बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में मक्का कहाँ से लाया गया था। भारत में मक्का जो लाया गया था मध्य अमेरिका से लाया गया था। मध्य अमेरिका में ही आप देखते हैं मक्का मूल रूप से मध्य अमेरिका की ही फसल है, मैक्सिको की फसल है। इसे पुर्तगालियों या अन्य व्यापारियों के द्वारा भारत में लाया गया होगा। भारत की फसल मक्का नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख रूप से भारत में मौजूद है। सूती वस्त्र उद्योग भारत में प्रमुख रूप से मौजूद है कहाँ पर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग भारत में मौजूद है, बताएं। सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख रूप से भारत के किस भाग में मौजूद है, तो भारत के पश्चिमी इलाकों में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खास करके गुजरात और महाराष्ट्र जो पश्चिमी भारत में आते हैं, कपास की खेती के लिए जाने जाते हैं। काली मिट्टी चूंकि कपास के लिए उपजाऊ बड़ी होती, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखीता की क्रिया से हुई है, और इसीलिए आप देखते हैं काली मिट्टी में कपास खूब अच्छी मात्रा में होता है। वहाँ की जलवायु भी आर्द्र है, सूती मिलों के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु होती है ये, ठीक है। तो ये पश्चिमी इलाकों में सूती वस्त्र उद्योग भारी मात्रा में आपको मिलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन से, हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है। हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, ये कृषि क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, खास करके गेहूं और चावल की फसल जो है, गेहूं और धान जिसको आप कहते हैं, ठीक है। 1960 के दशक में, बेसिकली 1967-68 के आसपास आप देखते हैं आधुनिक बीजों का विकास हुआ। HYB जो है बीजों का विकास हुआ। उर्वरकों और सिंचाई की मदद से खाद्यान्न उत्पादन में, विशेष करके गेहूं और चावल उत्पादन में भारी वृद्धि करी गई, जिसे हरित क्रांति कहा गया। भारत में इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, जबकि नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व स्तर पर आप देखते हैं वो जनक माने जाते हैं हरित क्रांति की, ये बात ध्यान रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, प्रश्न है आदिम कृषि संभवतः किस में शुरू, मतलब आदिम कृषि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर संभवतः कहाँ से शुरू हुई थी। दक्षिण पूर्व एशिया से शुरू हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया से। इतिहासकारों का मानना है कि मनुष्य ने सबसे पहले जंगली पौधों को पालतू बना, मतलब जंगली जो है जो एक प्रकार से जो पशु थे, या जंगली पौधे, मतलब कि जो जंगली पौधे थे उनको पालतू बनाया पहले, और उसके बाद में खेती करना शुरू कर दिया। पूर्व एशिया में सबसे पहले खेती करना जो है मेरे हिसाब से आदिम कृषि जो है वहीं पर शुरू हुई होगी, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं बल्कि फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो। 44 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, कृषि वर्ष पहले शुरू हुई थी, कितने वर्ष पहले। कृषि आज से 10,000 या 20,000 वर्ष पहले शुरू हुई मानी जा सकती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन से, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार संसाधन बढ़ते हैं। तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या, माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया है, और माल्थस कहते हैं कि जनसंख्या तो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, लेकिन जो संसाधन होते हैं मनुष्य के उपयोग के लिए, जनसंख्या के उपभोग के लिए जो संसाधन होते हैं, उनका विकास जो होता है वो अंकगणितीय रूप में होता है, ठीक है। तो अर्थमेटिकली बढ़ते हैं संसाधन, जबकि ज्यामितीय रूप से बढ़ता है जनसंख्या। जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, ठीक है। थॉमस माल्थस पूरा नाम है इनका। उनकी एक पुस्तक है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, 1798 में पुस्तक प्रकाशित हुई। उसी पुस्तक में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नाम की पुस्तक में थॉमस माल्थस ने बताया कि जनसंख्या जो होती ज्यामितीय क्रम में बढ़ती, मतलब कि जैसे कि अगर जनसंख्या आज 1 है तो कल 2 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी अगले दिन, फिर 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी, फिर 64 हो जाएगी, इस तरीके से बढ़ती रहेगी। लेकिन जो भोजन है या संसाधन है वो सब केवल अंक गणितीय में बढ़ते हैं, नहीं समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। ये गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रहा है, और जबकि समानांतर श्रेणी या गणितीय अनुपात क्या होता है, जैसे कि आज 1 संसाधन है, कल 2 संसाधन, परसों 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से ही बढ़ेगा, फिर 7, ऐसे बढ़ेगा। लेकिन जो जनसंख्या है आज 1 है, कल 2 है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, दुगुना दुगुना करके से बढ़ती हुई चली जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, सामाजिक भूगोल का आधार है।
सामाजिक भूगोल का आधार इनमें से क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 46 नंबर, सामाजिक भूगोल यानी सोशल जियोग्राफी का आधार होता है क्या, धर्म और भाषा। धर्म और भाषा सामाजिक भूगोल का आधार मानी जाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों। 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानव भूगोल के अनुशंसन मतलब की अनुशासनात्मक सीमा से परे कौन सा है। 47 नंबर, मानव भूगोल की अनुशासनात्मक सीमा से परे कौन सा है, तो भू आकृति विकास यानी कि लैंड फॉर्म डेवलपमेंट कह सकते हैं इसको। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भू आकृति का अध्ययन भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी का विषय है, जबकि मानव भूगोल इंसानी गतिविधियों का, जैसे बस्ती का अध्ययन करता है, संबंधों का, आर्थिक खोजों का, इन सभी का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव पर्यावरण संबंध का, मानव बस्तियों का, आर्थिक खोज का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, जबकि भू आकृति जो विकास होता है ये यानी कि लैंड फॉर्म डेवलपमेंट, इसकी बात फिजिकल ज्योग्राफी में किया जाता है, मानव भूगोल में नहीं किया जाता है, तो ये इसके विषय क्षेत्र से बाहर है। डी ऑप्शन लगा दीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, जनसंख्या का उच्च घनत्व मुख्यतया किसके किनारे पाया जाता है। तो जनसंख्या का जो मुख्य घनत्व होगा, जनसंख्या सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाएगी। बिल्कुल 48 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 48, 48 नंबर करेक्ट आंसर। जनसंख्या का घनत्व जो आपको मिलेगा वो जल स्रोतों के इलाकों में खूब अधिक मिलेगा, मैदानों में, पहाड़ी ढलानों पर, जल स्रोतों। करेक्ट आंसर देखें, आप देखते हैं नदी घाटियां हमेशा सघन आबादी वाली रहती हैं। सभ्यता के प्रारंभ से नदियों और जल स्रोतों के पास बसना पसंद करते, क्योंकि जल पीने के लिए, खेती करने के लिए और परिवहन के लिए जल जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए, पहाड़ी ढलानों पर बहुत कम ही लोग रहना पसंद करते, तो इसलिए आपका मैदानी भाग उतना करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन के लिए प्रश्न पूछा गया है, सी ऑप्शन लगा देंगे, वाटर सोर्सेस। जहाँ पर जल की उपलब्धता ठीक मात्रा में होगी वहीं पर लोग रहेंगे। ठीक है, और प्लेन्स में, मैदानी मैदानी भागों में भी आपको जनसंख्या घनत्व तो खूब मिलता है, और जल स्रोत चूंकि मैदानी भागों में खूब होते हैं, तो ये दोनों हो सकता था। अगर ए और सी केवल होता तो करेक्ट आंसर हम डी लगा देते, लेकिन पहाड़ी ढलान यहाँ पर थोड़ा सा फंस जा रहा है मामला, तो कुछ स्रोतों में यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी डी मान सकती है। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं स्पेशली पूछा गया है जनसंख्या घनत्व तो मुख्यतः किस किनारे पाया जाता है, तो जल स्रोतों के किनारे पाया जाता है। किनारे पूछा गया यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर किनारे पाया जाता है पूछा गया है ना, मैदानों में पाया जाता है। मैदानों में अगर पूछा होता मैदानों के लिए तो में पूछा जाता, लेकिन किनारे पूछा गया है, जल स्रोतों के किनारे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, घुंघराली बाल किस जाति की विशेषता है। घुंघराली बाल जो है वो निग्रोइड प्रजाति जो होती है, शारीरिक विशेषताओं में बहुत अधिक घुंघराले बाल होते हैं इनके, और गहरी रंगत होती है बालों की। निग्रोइड प्रजाति जो थोड़ा सा करिया, आप देखते हैं क्रिस गेल का बाल देखें वैसे ही बाल। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 50 नंबर क्वेश्चन से, नृजाति की अवधारणा पूरी तरह से है। नृजाति, नृजाति मतलब होता है प्रजाति बोलो चाहे नृजाति बोलो, बात एक ही है। अंग्रेजी में रेस कहा जाता है इसको। तो प्रजाति यानी नृजाति की अवधारणा पूरी तरह से जैविक अवधारणा है ये, यानी कि शारीरिक बनावट के हिसाब से इनको बांटा गया है। ठीक है, जैसे त्वचा का रंग कैसा है, सिर की बनावट कैसी है, रक्त समूह इनका कैसा होता है, तो ये सब आनुवांशिक होते हैं, इसलिए एक जैविक संकल्पना मानी जाती है, सामाजिक संकल्पना ये नहीं है। आगे 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, त्वचा के रंग के आधार पर मंगोलाइड प्रजाति को जाना जाता है। मंगोलाइड प्रजाति का जो त्वचा का रंग होता है कैसा होता है बेटा, मंगोलाइड प्रजाति आपको मैंने बताया था, जो चाइना के इलाके होते हैं कैसे होते हैं, पियर पियर होते हैं ना, पियर पियर कैसे होते हैं। मंगोलाइड प्रजाति की त्वचा का रंग जो होता है हल्का पीलापन होता है, इसलिए अक्सर उनको येलो पीपल भी कहा जाता है, पीले लोग। ठीक है, येलो पीपल। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। काले लोग निग्रोइड प्रजाति के होंगे आपके, लाल गोरे लोग आपके जैसे आप जो है ऐसे ब्रिटेन वगैरह के हो गए, यूरोप महाद्वीप के। ठीक है, लाल लोग अपने भारत में आपको अधिक मात्रा में आपको देखे गेहुआ कलर के देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका, बहुत बढ़िया प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न है, मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया। मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में फ्रेडरिक रेटजल ने जो है परिभाषित किया है। रेटजल साहब ने, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी फ्रेडरिक रेटजल को ही माना जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, उसी एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम की पुस्तक में मानव भूगोल की ये परिभाषा इन्होंने दी है, जो बड़ी जबरदस्त है। कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल इन्हीं की शिष्या थी, जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। 93 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर प्रश्न है, नवनियतिवादी शब्द किसने गढ़ा। न्यू डिटर्मिनिज्म, ग्रिफिथ टेलर का ये जो है विचार है। ठीक है, न्यू डिटर्मिनिज्म, ग्रिफिथ टेलर ने रुको एंड जाओ नियतिवाद, जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जो है सिद्धांत है, उसको कहा जाता है। क्योंकि आप देखते हैं संभववादी विचारधारा लुसियन फेब्रे ने दी है, और उसके बाद में लुसियन फेब्रे के अलावा लुसियन फेब्रे ने उसको संभववादी विचारधारा दी,
लेकिन उसको लोकप्रिय बनाने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है विडाल डी ला ब्लास। फ्रांसीसी जो विद्वान रहे हैं बेसिकली वो संभववादी विचारधारा को मानते हैं, पॉसिबिलिज्म को, यानी कि जैसे प्रकृति जो होती है संभावनाएं प्रदान करती है, मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी इंटेलिजेंस के दम पर वो व्यक्ति जो होता है उस चीज का कैसे दोहन करता है मनुष्य पर डिपेंड करता है। यानी मनुष्य जो है प्रकृति का दास बिल्कुल भी नहीं है, जबकि प्रकृति को गुलाम मनुष्य बना सकता है अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर। खेत है, खेत में जो है चना बोना है कि गेहूं बोना है, ये मनुष्य ही डिसाइड करेगा, प्रकृति नहीं। प्रकृति बस बारिश करवा सकती है, करवा सकती है, ठीक है, बस इतना। ये चीज जो है संभववादी बताते हैं, जबकि नियतिवादी जो विचारक है प्रकृतिवादी वो बताते हैं, जैसे जो है आपका रटजल हो गए, फ्रेडरिक रटजल, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, ये सब लोग ये सब नियतिवादी विचारक हैं, यानी कि प्रकृतिवाद की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रकृतिवाद की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि प्रकृति का दास है मनुष्य, यानी प्रकृति का गुलाम है मनुष्य। मनुष्य को जब चाहेगी प्रकृति इलिमिनेट कर देगी, यानी खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी, एकदम से तबाह मचा देगी। तो ये चीज होती है प्रकृतिवाद, यानी प्रकृति जो है यहाँ पर प्रधान है, प्रकृति पावरफुल है, प्रकृतिवादी कहते हैं। जबकि जो संभववादी वो कहते हैं कि मनुष्य पावरफुल है, प्रकृति को अपने जो है अधीन बना सकती है। ठीक है, लेकिन इन दोनों की मिली जुली परिभाषा आई जब ग्रिफिथ टेलर आए। ग्रिफिथ टेलर साहब ने कहा कि ना तो प्रकृति का दास मनुष्य है और ना ही मनुष्य का दास प्रकृति है, दोनों एक दूसरे के जो है जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य के बिना प्रकृति और प्रकृति के बिना मनुष्य दोनों संभव नहीं। अगर प्रकृति चाहे तो मनुष्य को खत्म कर दे, मनुष्य चाहे तो प्रकृति को नष्ट कर दे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यह नियतिवादी और संभववादी के बीच की विचारधारा बताई जाती है, ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, इसी को रुको एंड जाओ नियतिवाद कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र इनमें से देखिए, चिकित्सा भूगोल नहीं, चिकित्सा भूगोल हो गया, ऐतिहासिक भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल, ये सब आपके सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, जबकि जैव भूगोल जो होता है वो नहीं आता है। ठीक है, जैव भूगोल यानी बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी जो होता है ये भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसमें पौधों और जानवरों के वितरण का अध्ययन किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, 55 नंबर प्रश्न आपका आ चुका बाबू। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संस्कृति से संबंधित नहीं है। संस्कृति से संबंधित कौन नहीं, 55 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संस्कृति से संबंधित कौन नहीं है इनमें से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संस्कृति से रिलेटेड नहीं, देखें धर्म संस्कृति से रिलेटेड है, भाषा भी रिलेटेड है, जबकि नृजाति यानी प्रजातियों को धर्म से कोई मतलब नहीं। प्रजाति जो होती है वो उनका शारीरिक बनावट के हिसाब से प्रजाति। ऐसे पीले लोग जो है आपको भारत में भी मिल जाएंगे और चाइना में मिल जाएंगे, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग हो सकता है। ठीक है, दोनों की भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन शारीरिक बनावट वगैरह एक ही जैसी होती है। 56 नंबर क्वेश्चन से, अफ्रीका के पिग्मी अपने घर बनाते हैं कहाँ पर। 56 नंबर, अफ्रीका के पिग्मी जो है अपने घर कहाँ पर बनाते हैं, वो पेड़ों पर बनाते हैं। पिग्मी लोग कहाँ पर, पेड़ों पर अपने घर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कांगो नदी का जो इलाका है, कांगो बेसिन के जो वर्षा वन है उसी में रहते हैं पिग्मी, और अक्सर जंगली जानवरों से बचने के लिए पेड़ों पर या ऊंचे मचानों पर झोपड़ियां बना करके रहते हैं ये लोग। ठीक है, ताकि जंगली जानवर इनको नष्ट ना कर सकें। 57 नंबर क्वेश्चन से, रुको और जाओ नियतिवाद को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। और रुको एंड जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को नव नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं। न्यू डिटर्मिनिज्म यानी नव नियतिवाद, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है, ग्रिफिथ टेलर हैं, जिन्होंने मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन करने की बात करी थी। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लोगों और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बताएं, लोगों और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो होती है, तकनीकी के माध्यम से ही मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझा है और उस पर विजय पाने की कोशिश भी करी है। अगला क्वेश्चन आप देखें, 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सेफोलॉजी की सहायक शाखा है जो मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। 59 नंबर, सेफोलॉजी, सेफोलॉजी चुनावी भूगोल की एक शाखा है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी की एक शाखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, इलेक्टोरल ज्योग्राफी। ठीक है, सेफोलॉजी चुनाव और मतदान के पैटर्न पर सांख्यिकीय अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है जो कि चुनावी समय में अध्ययन करता है जनसंख्या का। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भूगोल की किस विचारधारा ने गरीबी, अभाव और सामाजिक असमानता के मूल कारणों को समझाने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग किया था। 60 नंबर, तो भूगोल की जो रेडिकल विचारधारा थी, रेडिकल विचारधारा जिसको आप कह सकते हैं अराजकतावादी विचारधारा,
अराजकतावादी या रेडिकल विचारधारा जो थी, उसी ने क्या किया था, उसी ने रेडिकल भूगोल 1970 के दशक में उभरा, जो सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए कार्ल मार्क्स के विचारों पर केंद्रित हो गया था। 61 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में मानव भूगोल की किस दृष्टिकोण का पालन किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है, औपनिवेशिक काल में मानव भूगोल की किस दृष्टिकोण का पालन किया गया था। तो क्षेत्रीय विभेदन, एरियल डिफरेंशिएशन या अन्वेषण का यह वितरण किया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्षेत्रीय विभेदन, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। 62 नंबर, भौतिक संस्कृति का हिस्सा इनमें से कौन सा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर आपका। देखिए निम्नलिखित में से कौन मटेरियल कल्चर यानी भौतिक संस्कृति, बर्तन और उपकरण, जितने भी लोग आप जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, वो सब आपके भौतिक संस्कृति हैं। जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो आपका अभौतिक संस्कृति होता है। तो भौतिक बर्तन को आप छू सकते हैं, उपकरणों को आप छू सकते हैं, तो ये आपके भौतिक संस्कृति के अंग है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन से, प्रकृति और मनुष्य के बीच जटिल संबंध भूगोल का मूल रहा है। 63 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, प्रकृति और मनुष्यों के बीच जटिल संबंध किस भूगोल का मूल रहा है। तो मानव भूगोल का मूल रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर का, मनुष्य के भूगोल, मानव भूगोल। ठीक है, अगला 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन से, आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन पर्यावरण से प्रभावित होता है। बताएं, आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन किस पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, फिजिकल। ठीक है, खेती कहाँ होगी, फैक्ट्री कहाँ लगेगी, और यह वहाँ की जमीन, जलवायु और जल, ये सब भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसीलिए भौतिक आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण जो होते हैं वो भौतिक गतिविधियों पर डिपेंड करते हैं, भौतिक पर्यावरण पर डिपेंड करते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन से, राजनीतिक भूगोल शब्द भूगोलवेत्ता के द्वारा किस भूगोलवेत्ता के द्वारा गढ़ा गया है। बताएंगे, प्रादेशिक भूगोल, फटाफट से बताएंगे। 65 नंबर का करेक्ट आंसर का, 65 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, बिल्कुल राजनीतिक भूगोल शब्द भूगोलवेत्ता के द्वारा गढ़ा गया। फ्रेडरिक रेडजल, फ्रेडरिक रेडजल ने जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी शब्द के बारे में बताया था। राज्य की तुलना एक जीव से की थी। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करी है इन्होंने। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सामाजिक भूगोल जो है वो किसके समूहों के साथ एक दूसरे के साथ संबंधों की जांच करता है। 66 नंबर फटाफट से बताएंगे। सामाजिक भूगोल जो होता है लोगों के समूहों के एक दूसरे के साथ संबंधों की जांच करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन से बताएं, 67 नंबर क्वेश्चन से, और शहर बस्तियां और सामाजिक कल्याण की अवधारणा सामाजिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं क्या। कस्बा, तो कस्बा और शहर, टाउन एंड सिटी, सेटलमेंट्स एंड कंसेप्ट of social well-being or some of the significant themes of social geography। यानी जो है कस्बा और शहर बस्तियां और सामाजिक कल्याण की अवधारणा सामाजिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण विषय होते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन से, प्रादेशिक उपागम फटाफट से बताएंगे। 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, प्रादेशिक उपागम रीजनल अप्रोच किसकी जांच करता है। बताएं, प्रादेशिक उपागम किसी विशेष की अनूठी विशेषताओं और क्षेत्रीकरण की जांच करता है। किसकी जांच करता है, तो क्षेत्रों की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख धर्म है। भारत में एक प्रमुख धर्म है हिंदू धर्म। भारत में एक सबसे प्रमुख धर्म है, सबसे बड़ा धर्म भी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी है वो हिंदुओं की है, सनातन धर्म की है। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। नियतिवाद और किसके दर्शन एक दूसरे के प्रति चरम और विरोधाभासी हैं। 70 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। नियतिवाद डिटर्मिनिज्म और किसका दर्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो संभववाद का। ठीक है, सॉरी संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म
दोनों एक प्रकार से एक दूसरे के विपरीत हैं। नियतिवाद कहता है कि प्रकृति बड़ी है, जबकि संभववाद संभावनावाद कहता है कि विडाल डी लबलास के द्वारा दिया गया, नियतिवाद दिया गया है रेटजल के द्वारा। तो नियतिवाद कहता है कि प्रकृति बड़ी है, जबकि संभववाद कहता है कि जो है व्यक्ति बड़ा है, मनुष्य बड़ा है, मनुष्य अपनी बुद्धि से प्रकृति में बदलाव करने में सक्षम है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। पॉसिबिलिज्म यानी संभावनावाद, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा पॉसिबिलिज्म। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। आरंभिक मनुष्यों का एक समूह किस स्थान पर बसना शुरू हुआ? तो एक स्थान पर पहले बसना शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुरुआत में मानव घुमंतु था, एक स्थान पर टिकता नहीं था, अलग अलग जगहों पर भटकता रहता चारे पानी की खोज में। लेकिन उसने खेती करना सीखा, तो एक निश्चित स्थान चुना और वहीं पर खेती करना शुरू किया, फिर वहीं पर बसना शुरू कर दिया, क्योंकि खेती से वो खाने पीने के लिए उनको मिलने लगा। 72 नंबर क्वेश्चन से बस्ती अवधारणा इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि ग्रामीण और शहरी बस्तियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर, ग्रामीण भरा जाएगा इसमें। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, ग्रामीण बस्तियों की क्या और स्थिति प्राकृतिक कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? तो ग्रामीण बस्तियों की स्थल और स्थिति काफी हद तक प्राकृतिक कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका गांव ग्रामीण समाज। 74 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बाबू? प्रश्न बताइए, 74 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। ग्रामीण समाज सांस्कृतिक रूप से अधिक समरूप यानी एकजुट होते हैं, कहाँ पर, कैसे? तो सांस्कृतिक रूप में सबसे अधिक, यानी कि जब कल्चरली बात आती है, गाँव के लोगों में रीति रिवाज, भाषा और रहन सहन शहर की तुलना में काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इकट्ठा रहते हैं सांस्कृतिक लोग, ग्रामीण समाज में सांस्कृतिक रूप में इकट्ठा लोग जुड़े रहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन से ग्रामीण क्षेत्र आमतौर पर बुनियादी किसकी कमी और किसके अभाव से ग्रस्त है, बताएंगे? तो वायु, कृषि और तापमान, तो गांव में सब बराबर रहता है, ढांचा नहीं है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। गांव में कोई जो है बढ़िया कोई ना तो सड़कें हैं, ना बिजली है, ना अस्पताल है, ना उन्नत संचार की व्यवस्था है, ना ही नेट चलता है सही तरीके से, तो ये सब चीजें हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सघन बस्तियां कहाँ पर पाई जाती हैं? 76 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। सघन बस्तियां गंगा के मैदान में पाई जाती हैं, गंगा के मैदान में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता है, इसी वजह से भारत के मैदानों में आबादी बहुत घनी होती है, घर बहुत पास पास बने होते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, शहरी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए 77 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, फटाफट से आप बताएंगे। शहरी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए बस्ती में वयस्क पुरुष आबादी का कितने % से अधिक गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए? तो कम से कम 75% लोग अगर गैर कृषि काम करते हैं, 75% लोग खेती नहीं करते हैं, तो ठीक है, क्या होगा? तब उसको हम शहर बोल सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इस पर आपको और भी प्रैक्टिस मिल जाएंगे ज्योग्राफी के और को करिकुलर परीक्षाओं के। आप देख लीजिएगा, इस चैनल पर विजिट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही एक भाग है। 78 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या उसके संसाधनों के विकास से अधिक होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? 78 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या उसके संसाधनों के विकास से अधिक होती है तो इस स्थिति को जनसंख्या अधिक कहा जाता है। जनसंख्या अधिक, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं उसको। 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शहरी बस्तियों का स्थान और स्थिति काफी हद तक किन कारकों पर डिपेंड करती है? तो ये भौतिक कारकों पर डिपेंड करती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, 80 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? प्रश्न है, केंद्रीय बस्तियां सघन बस्तियां होती हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन से, कृषि गांव में अधिकांश ग्रामीण बस्तियां किसका कार्य करती? कृषि गांव में अधिकांश ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं वो कृषि का कार्य ही करती हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक गतिविधि से संबंधित है? बताएं कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक, बताएं कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक गतिविधि से संबंधित है? तो इनमें से भोजन एकत्र करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये तीनों जो हैं ये ऐसी गतिविधि है जो प्राथमिक गतिविधि से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मृत्यु दर में मृत्यु केवल जीवित के बाद होती है। मृत्यु दर में मृत्यु केवल जीवित जन्म के बाद होती है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल जन्म इसका भरा जाएगा, बी ऑप्शन। 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है 84 नंबर प्रश्न? 84 नंबर क्वेश्चन से किसको किसको अपरिष्कृत मृत्यु दर यानी सीडीआर द्वारा मापा जाता है? सीडीआर के द्वारा किसको मापा जाता है? देखिए, प्रति हजार जनसंख्या होने पर होने वाली मौतों की संख्या को सीडीआर कहा जाता है। तो मृत्यु दर के द्वारा मापते हैं इसको। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न आपका देखेंगे। प्रश्न है, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित है? तो संभावनावाद यानी पॉसिबिलिज्म। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी विद्वान के द्वारा जुड़ी हुई है, खास करके लुसियन फेब्रे ने इसको दिया था इस सिद्धांत को, संभावनावाद या संभववाद को, ठीक है, और इसको विडाल डी लाप्लास ने आगे बढ़ाया। ये सब फ्रांसीसी विद्वान ही हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सामान्य रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है? 86 नंबर, सामान्य रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है? कृषि योग्य भूमि, जल स्रोत और कनेक्टिविटी, ये तीनों जो होते हैं ये सामान्य रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त डी, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, जनसंख्या की गतिशीलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? 87 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या की गतिशीलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रवास। प्रवास जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना किसी क्षेत्र की जनसंख्या संरचना को पूरी तरह से बदल देता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, आंतरिक प्रवास से तात्पर्य किसके भीतर एक प्रशासनिक, राजनीतिक या भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में निवास के अस्थायी स्थानांतरण से होता है? 88 नंबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, देश, ठीक है, कंट्री। आंतरिक प्रवास से तात्पर्य देश के भीतर एक प्रशासनिक, राजनीतिक या भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निवास करने के अस्थायी, मतलब अस्थायी स्थानांतरण को कहा जाता है, ठीक है। यह आंतरिक प्रवास बोला जाता है। जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उसको हम बहिर्प्रवास कह सकते हैं। प्रवासी, प्रश्न है आपका, प्रवासी सामाजिक, प्रवासी परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं, सोशल, ठीक है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वे अपने साथ नए विचार ले जाते हैं, नई टेक्निक ले जाते हैं और नई संस्कृति लेकर के आते हैं, जिससे समाज में बदलाव आता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। प्रश्न है, विश्व जनसंख्या के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इनमें से कौन सा है? 90 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 90 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। प्रश्न है, विश्व जनसंख्या के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है समान वितरण। इसका नहीं है, समान वितरण है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जनसंख्या फैली हुई। कुछ जनसंख्या 10% इलाकों में बहुत सघन जनसंख्या, 90% जनसंख्या निवास करती है, 90% जनसंख्या पर बहुत फैला हुआ निवास है, तो जनसंख्या उबड़ खाबड़ बसी हुई है। 91 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का कृत्रिम अध्ययन करता है? इसको कहा था कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीतिवाद की कट्टर समर्थक थी, उन्होंने मानव भूगोल को अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में देखा। किसने? कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने। 92 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है। प्रश्न, मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन यानी कि किसने कहा था? मनुष्य, मतलब मानव भूगोल अशांत मनुष्य यानी अस्थिर मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी दोनों के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। इस बात को भी कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक नहीं है? 93 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे अब अधिक आबादी वाले देशों में से कौन शामिल नहीं है?
फटाफट से आप बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। 93 नंबर बताएं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक नहीं है? नॉर्वे जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश नहीं है, बाकी भारत, चीन और ब्राजील, यहाँ पर जनसंख्या खूब रहती है। 94 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या का घनत्व पूछा गया है, ना कि जनसंख्या सबसे अधिक है। तो जनसंख्या सबसे अधिक तो वैसे भारत में है, अपने नंबर 1 पर भारत आ चुका है, दूसरे नंबर पर चाइना है जनसंख्या के मामले में। लेकिन जनसंख्या के घनी आबादी जो है सबसे अधिक मात्रा में सिंगापुर में आपको मिलेगी। सिंगापुर में सबसे घनी आबादी में लोग रहते हैं। सिंगापुर एक छोटा सा द्वीप है जहाँ जमीन बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ का जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। 95 नंबर क्वेश्चन है, सार्थक दूरी और समय पर निवास का परिवर्तन कहलाता है। 95 नंबर, सार्थक दूरी और समय पर निवास का परिवर्तन क्या कहलाता है? इसी को प्रवास यानी माइग्रेशन बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है प्रति वर्ग किलोमीटर में? तो विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व है 55। 55 लोग कम से कम जो है 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। 55 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है विश्व के वर्तमान औसत घनत्व के सबसे करीब माना जाता है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, ये बात ध्यान रखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चंस को देखने से पहले आप ध्यान रखेंगे, हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें मैं वहाँ पर आपको समझाता हूँ। वहाँ पर आपको चूंकि कई सारे प्रैक्टिस सेट और आपको मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी सभी के, और को करिकुलर के तो पूछो ही मत, वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन पुश फैक्टर नहीं? पुश फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं? पुश फैक्टर वे नेगेटिव कारण होते हैं जो व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ने पर विवश कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, जैसे बेरोजगारी, महामारी, ये सब पुश फैक्टर हैं। ठीक है, जबकि पुल फैक्टर जो होते हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुल फैक्टर खींचते हैं और पुश फैक्टर ढकेलते हैं। जैसे कि महामारी फैल गई, बेरोजगारी फैल गई, तो वहां पर क्या होता है, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों अलग अलग होते हैं। पुश फैक्टर क्या होता है, निगेटिव, और पुल फैक्टर पॉजिटिव होता है। पुश फैक्टर में क्या होता है दोस्तों, पुश फैक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे बेरोजगारी पर कहीं पर आ गई, महामारी फैल गई, तो वहां से लोग स्थान से भाग जाएंगे जबरदस्ती, मतलब छोड़ना नहीं चाहते लेकिन मतलब मजबूरी में जाना पड़ेगा छोड़ करके, वो पुश फैक्टर होता है। पुल फैक्टर क्या होता है, जैसे कि कहीं पर नौकरी बहुत ज्यादा है, कोई फैक्ट्री है शहरों में, ठीक है, तो लोग वहां पर भाग जाएं, ठीक है, उसको बोलते हैं पुल फैक्टर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसको उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे पुल फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब क्या होता है कि अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे कोई नौकरी वाला शहर है, कोई शिक्षा वहां पर जाता है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया, पुश फैक्टर पूछा गया है। अब पुश फैक्टर का मतलब होता है निगेटिव, जैसे पानी की कमी, बेरोजगारी या महामारी, या मतलब कि इनमें से पुश फैक्टर, पानी की कमी की वजह से लोग भागेंगे, बेरोजगारी के लोग भागेंगे, महामारी के लोगों से भी भागेंगे, ये सब पुश फैक्टर हैं। जबकि पूछा गया कि नहीं है पुश फैक्टर। देखिए, चिकित्सा चिकित्सा सुविधाएं यानी शैक्षिक सुविधा, चिकित्सा सुविधा, ये पुश फैक्टर हैं। पुल मतलब ये पुश फैक्टर नहीं है, ये पुल फैक्टर है। ठीक है, ये खिंचाव करते अपनी तरफ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, 98 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, पिछले 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है? कम से कम 10 गुना बढ़ गई जनसंख्या विश्व की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के बाद में विश्व की जनसंख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 1500 ईस्वी के आसपास विश्व की जनसंख्या मात्र 50 करोड़ थी, और आज कम से कम आप देखते हैं 800 करोड़ के आसपास है। कम से कम 8 अरब से ऊपर जनसंख्या पूरे संसार की हो चुकी है, कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र इनमें से आपका देखिए, आकाटामा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी आपका जो है गर्म इलाका, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, नाकाटामा मरुस्थल में रहते हैं। ना ही ध्रुवीय क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहेंगे, इन सभी इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में खूब जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पर लोग खूब रहते हैं। सी ऑप्शन। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल, ध्रुवीय क्षेत्र, भूरेखीय जो जंगल हैं, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर खूब ज़्यादा जनसंख्या रहती है, क्योंकि विश्व के सबसे सघन आबादी वाले क्षेत्रों में से आते हैं ये। 100 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्व में जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर क्या होगी? बताएंगे। 100 नंबर, विश्व में जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर जो होती है वो कम से कम 0.85% या कम से कम 1% के आसपास वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार से माना जाता है। ठीक है, वर्तमान वैश्विक जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो रही है, 1% से भी नीचे आ गई। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 0.8 या 0.9 के आसपास बची हुई है। जनसंख्या वृद्धि जो है थोड़ा सा लगाम लगा, चूंकि लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं तो कम जनसंख्या पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ लिया। ठीक है, तो
ये होगा आपका 100 एमसीक्यूज और इसका जो आंसर की है यहाँ पर दी गई है। ठीक है, शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा इसको तैयार किया गया, आपने इसको देखा होगा। ये आंसर की है, यानी किसका कौन सा सही है आपके सामने लिखा हुआ है। 40 का बी सही है, 41 का बी सही है, 67 का ए सही है। ठीक है, आप देख लीजिए ऐसे लिखा हुआ है ये पूरा। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, बारीकी के साथ आपने देखा होगा इस चीज़ को। अच्छा, अब हमारा 3 चैनल है। एक है शुक्ला डिपार्टमेंट जहाँ पर इस वीडियो को आपने देखा। एक दूसरा है को करिकुलर मास्टर जहाँ पर और भी वीडियोज़ आपको इसके ज्योग्राफी के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे आपको, लिखित वाले, ऑब्जेक्टिव वाले सबके, सेकंड सेमेस्टर के। और को करिकुलर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है बेसिकली। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बीए करेकर, बीए करेकर एक ऐसा चैनल जहाँ पर आपको बीए के कोर्स और से पेपर मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव तमाम सारे जो छोटे प्रश्न मतलब कि छोटे वीडियोज़ होते हैं आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो आप इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, प्रैक्टिस सेट आपको हमसे लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा व्यवस्था आपके लिए अच्छी कर दी गई है। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे बेटा? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं, अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके इस नंबर पर भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। इसी 100 रुपये फीस में आपको ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, हिस्ट्री का सभी का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेंगे, रिवीजन क्लास मिलेगी, मैराथन क्लास मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएँगे, दोनों चैनल पे, को करिकुलर मास्टर प्रो इस सब पर। लेकिन जो पीडीएफ नोट्स होगा इसका प्रैक्टिस सेट, कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपको ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव वाले में दूँगा। ठीक है, ऐसे ही को करिकुलर कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको को करिकुलर का मिल जाएगा। तो आपको कोई सीरीज़ या किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। सीरीज़ किताब आप खरीदते कम से कम 300 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज़ खरीदने में, 4 सब्जेक्ट की। ठीक है, लेकिन अब आप हमसे पढ़ते तो आपका वो 300 रुपये नहीं खर्च होता, केवल 100 रुपये में ही आपका काम हो जाता है। और अगर और भी आप ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए व्यवस्था ये कर दी गई है कि आप अगर सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एक साथ ज्वाइन करते हैं तो मात्र 150 रुपये में पूरा 1 साल तक आपका हो जाता है। यानी कि सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का वैसे अलग-अलग अगर आप खरीदेंगे तो 100 रुपये सेकंड सेमेस्टर की फीस पीडीएफ की लगती है और 100 रुपये सेकंड थर्ड सेमेस्टर की, लेकिन उसको और कम कर दिया गया, मात्र 150 रुपये फीस में पूरा सेकंड सेमेस्टर, पूरा थर्ड सेमेस्टर आपको मिलेगा। कई सारे प्रैक्टिस मिलेंगे, आपको आंसर शीट के साथ मिलेगा। शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा एक विश्वसनीय आंसर की दी जाती है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल करती है। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में नंबर उठाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अब की बार जो है मत चूको चौहान, फटाफट से ले लो कोर्स और ज्वाइन हो जाओ और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करके उससे लगातार पढ़ाई करो। ऑब्जेक्टिव ये पेपर जो प्रैक्टिस है इसको सॉल्व करो, मतलब सॉल्व मैं करवा ही दूंगा, लेकिन ये आंसर आपको मिल रहेगा, लेकिन आंसर सबसे लास्ट में मैं दूंगा, क्योंकि आप पहले उसकी जो है पहले आप एक बार चेक कर लें कौन कौन सा हमारा मतलब कि हमने किया है, फिर उसको सही से फिर आप जांच लें कि भाई हमने कितना सही किया। एक पेपर देने का प्रोसेस आपको मिल जाएगा, पेपर आप दीजिए, फ़ोन लेकर के बैठ जाइए, आंसर शीट मत देखिए। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए कितना आप सही कर पाते हैं, फिर उसके बाद में आप उसको मिलान कीजिए, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये फीस आपकी दूसरे भी जमा कर सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।